आज का पहला सवाल है, जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के पिता यानी कि जनक किसे कहते हैं? थियोफ्रस्टस, हिप्पोक्रेट, रॉबर्ट हुक या अरस्तु? तो इसका सही जवाब है डी, अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किस वर्ष में की थी? तो दोस्तों इसका जवाब है 1665, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? ए शुतुरमुर्ग के अंडे की, बी न्यूरॉन, सी माइकोप्लाज्मा या डी सिट्रिक कोशिका? तो दोस्तों इसके बारे में मैं आपको बता दूं, इसका सही जवाब तो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि माइकोप्लाज्मा। और इसका एक ऑप्शन और भी हो सकता है, मतलब ऑप्शन नहीं, इसको हम पीपीएलओ भी कहते हैं। माइकोप्लाज्मा का और दूसरा नाम होता है पीपीएलओ। पीपीएलओ की फुल फॉर्म होती है प्लियूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। प्लियूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोटीन की फैक्ट्री, ऊर्जा ग्रह, आत्महत्या की थैली या आनुवांशिक इकाई? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा आत्महत्या की थैली या सुसाइड बैग। तो याद रखेंगे, इसको हम क्या कहते हैं? सुसाइड बैग्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कभी कोशिका मान लो खराब होने लग जाती है या उसके अंदर कुछ पार्ट्स खराब होने लग जाते हैं, तो लाइसोसोम्स जो हैं ये अपने आप बर्स्ट हो जाते हैं, फट जाते हैं। तो पूरी कोशिका को बचाने के लिए, शरीर को बचाने के लिए ये अपने आप सुसाइड कर लेते हैं, इसलिए इनको हम आत्मघाती थैली कहते हैं। अगला सवाल आएगा, राइबोसोम किसके बने होते हैं? दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। राइबोसोम किसके बने होते हैं? डीएनए तथा प्रोटीन, आरएनए तथा प्रोटीन, डीएनए तथा आरएनए या आरबीसी तथा डब्ल्यूबीसी? सही जवाब आपको अगर पता है तो कमेंट करके आप बताएं ज़रूर। और अगर इसका सही ऑप्शन अगर हम देखें तो आरएनए तथा प्रोटीन इसका बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल इसका सही जवाब है आरएनए तथा प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है और उम्मीद है आपको पता भी होगा इसका जवाब। तो मैं आपको बता दूं, मनुष्य में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो 46 होते हैं। और अगर जोड़े में बात की जाए, पेयर्स अगर इनके देखे जाएं तो 23 पेयर्स होते हैं। आप में से कई सारे जो स्टूडेंट्स हैं आंसर इसका 46 लगा के आ सकते हैं क्योंकि आपने ये पढ़े हुए हैं, लेकिन आप क्वेश्चन ज़रा ध्यान से देखें, जोड़े इसने पूछे कितने पेयर पाए जाते हैं, तो इसलिए इसका सही जवाब आ जाएगा 23 जोड़े। अगला सवाल, जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? सही जवाब हो जाएगा कोशिका, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको जरूर आप याद कर लेंगे। जीन शब्द जो दिया था वो दिया था जोहानसन ने। जीन शब्द दिया था किसने? जोहानसन ने। बाकी एक डी ऑप्शन जो है वॉटसन एवं क्रिक, ये ऑप्शन आप याद रखेंगे। वॉटसन एवं क्रिक ने क्या किया था? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वॉटसन एंड क्रिक में। शायद आगे क्वेश्चन भी आएगा इसका। आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? तो आरएनए सीधा याद रख लेंगे, आरएनए क्या काम करता है? प्रोटीन संश्लेषण में, यानी प्रोटीन बनाने में सहायता करता है। अगला सवाल है, शैवाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? शैवाल यानी कि जो एल्गी होती है उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब एक बार देखेंगे, जैसे आप देखो माइकोलॉजी जो होती है, माइकोलॉजी हम बोलेंगे जो फंगी होता है, फंगी के अध्ययन को हम माइकोलॉजी कहते हैं, वायरस के अध्ययन को हम वायरोलॉजी कहते हैं, बैक्टीरिया के अध्ययन को हम बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं, और ऑब्वियस सी बात है शैवाल के अध्ययन को हम क्या कहेंगे? फाइकोलॉजी। ठीक है ना। शैवाल हम किसे कहते हैं? एल्गी को कहते हैं। एल्गी का दूसरा नाम क्या होता है? शैवाल। और उसके अध्ययन को हम क्या कह देते हैं दोस्तों? फाइकोलॉजी। याद रखेंगे ये। अगला सवाल है, सबसे बड़ा आवर्त बीजी पादप कौन सा है? तो यूकेलिप्टस इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, छठी क्लास के बच्चे को भी इसका जवाब पता होता है। कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है? तो बिल्कुल सही जवाब माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे बॉडी में हमारी कोशिकाओं को जितनी भी एनर्जी चाहिए होती है अलग अलग एक्टिविटीज़, अलग अलग काम करने के लिए, तो वो सारी एनर्जी कहाँ से सप्लाई होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? देखो अभी मैंने आपको इसका जवाब बताया था, तो जवाब आपको बिल्कुल इसका पता चल गया होगा। सही ऑप्शन आप कमेंट करके मुझे बताएं, रॉबर्ट ब्राउन, जोहानसन, वाल्डेयर या वॉटसन एवं क्रिक? तो बिल्कुल इसका सही जवाब होगा वॉटसन एवं क्रिक। तो डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है कुछ इस तरीके का होता है, डीएनए कुछ इस शेप में हमको मिलता है, ये डबल हेलिकल इसकी क्या होती है? स्ट्रक्चर होती है। अगला सवाल आएगा, लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो सही जवाब होगा 120 दिन।
दोस्तों थोड़ी सी जानकारी मैं आपको इसके बारे में दे दूं, बिल्कुल आप ध्यान से सुनेंगे। आरबीसी जो होती है, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, इनका जन्म होता है कहाँ जन्म होता है? बोन मैरो। आरबीसी बनती कहाँ पर है? ये बोन मैरो में बनती है। बोन मैरो क्या होता है? हमारी बोन्स में, हमारे लॉन्ग जो बोन्स होती है, लंबी जो हड्डियाँ होती है, उसमें एक पार्ट होता है, इसको हम बोन मैरो कहते हैं। जनरली हम कह देंगे जो हमारी थाई बोन, मतलब जांघ की जो हड्डी होती है ना, जांघ की हड्डी कौन सी होती है? हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है, यानी कि फीमर। तो उसमें बोन मैरो होता है, और बोन मैरो में ही लगभग सभी कोशिकाओं का निर्माण होता है, ब्लड की जो कोशिकाएं होती हैं। तो आरबीसी का निर्माण होता है कहाँ पर? फीमर में, यानी कि फीमर में एक पार्ट होता है बोन मैरो। अब जब ये पैदा हो रही हैं तो ये मरती भी हैं, और मरती जो है, याद रखेंगे मरती कहाँ पर है? यहाँ पर देखो 3-4 क्वेश्चन बनेंगे इससे रिलेटेड। ये मरती कहाँ पर है? स्प्लीन में। अच्छा, बोन मैरो को हिंदी में हम कहते हैं अस्थि मज्जा। बोन मैरो को हम क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा। मरती कहाँ पर है? ये स्प्लीन में। स्प्लीन को हम हिंदी में कहते हैं तिल्ली। क्या कहते हैं इसको? तिल्ली कहते हैं। ये हमारे पेट में एक छोटा सा एक स्ट्रक्चर होता है पैंक्रियाज के आसपास, ठीक है ना। यहाँ पर आकर ये आरबीसी मर जाती है। क्योंकि ये मरती हैं इसलिए इसको हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहते हैं। स्प्लीन को हम, तिल्ली को हम क्या कहते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, यानी कि आरबीसी का कब्र गृह, ठीक है, या आरबीसी की कब्र, क्योंकि यहाँ के मर जाती है। तो कितने टाइम में ये मरती है? तो दोस्तों इसका जवाब याद रखेंगे 120 दिन। मंथ में अगर लिखा होगा तो 3 से 4 महीने, और डेज में अगर होगा तो क्या बोलेंगे उसको? 120 दिन, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। सर्वदाता रक्त समूह यानी यूनिवर्सल डोनर किसे कहते हैं? 4 तरह के हमारे ब्लड ग्रुप्स होते हैं, उसमें जो अपना रक्त सभी को दे सकता है वो कौन सा वाला ग्रुप होता है? तो याद रखेंगे इसको, आप ऐसे याद कर लो इंग्लिश में। यहाँ देखो डोनर आ रहा है ना, डोनर आ रहा है, ओ आ रहा है ना इसमें, तो ओ से आप याद रख लेंगे। जो डोनेट करता है, डोनर है, वो कौन सा होगा? ओ। यानी ओ जो है अपना ब्लड किसी को भी डोनेट कर सकता है। वहीं जो होता है ए बी, ए बी क्या होता है? यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है, मतलब अपना ये ब्लड किसी से भी ले सकता है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं के बारे में पूछे जाते हैं। डोनर मतलब ओ, और रिसिपिएंट मतलब जो ले रहा है सबसे, वो कौन होता है? ए बी। याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। सर्वग्राही देखो आ गया, वो रक्त समूह कौन सा है, यानी जो सबसे ले सकता है। तो सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए बी। अगला सवाल, सरीसृपों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सरीसृप यानी कि जैसे रेप्टाइल्स जो होते हैं हमारे, जैसे सांप हो गया है ना, या छिपकली वगैरह भी इसमें आ जाती हैं, तो सरीसृप कहते हैं इनको। तो इनके अध्ययन को हम क्या कहते हैं? हर्पेटोलॉजी। क्या कहेंगे इनको? हर्पेटोलॉजी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चंस साइंस जीके के बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसमें से कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए हुए हैं, और कुछ ऐसे हैं वो आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करके एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें, और अगर पेज पर या चैनल पर आप नए हैं तो इसको फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे अब हम देखेंगे, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है हमारी कौन सी? लीवर। लीवर एक तरह की सबसे बड़ी ग्रंथि है। बड़ी किसमें? वेट में। इसका जो वजन होता है वो कितना होता है? 1.5 kg। लीवर का वजन 1.5 किलो है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है ये। अच्छा, अगर एक क्वेश्चन आए कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है, सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है, तो दोस्तों आप याद रखेंगे, बताएं कमेंट में मुझे इसका जवाब बताएं कि हमारे शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है। इसका जवाब मैं अभी आपको दूंगा, जैसे हम 20वें क्वेश्चन पे पहुंचेंगे तो मैं इसका जवाब आपको दूंगा, जब तक आप कमेंट करके इसका आंसर दें मेरे को। चलिए अगला सवाल आएगा, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? हमारी स्टेपीज, जो कहाँ पर होती है? हमारे कान में होती है, हमारे ईयर्स में होती है, ठीक है ना। कान में 3 तरह की हड्डी होती है, ये भी मैं आप लोगों को बता दूं। एक होती है हमारी मेलस, एक होती है इंकस, और एक होती है स्टेपीज या स्टेप्स भी इसको कह देते हैं। तो हमारे कान में 3 हड्डियां पाई जाती हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देखेंगे, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि है जिसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा इसका पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड। पीयूष ग्रंथि को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है।
सवाल है क्यों कहते हैं इसको मास्टर ग्रंथि। तो याद रखेंगे पीयूष ग्रंथि ऐसी होती है, इसमें 4 से 5 हार्मोन निकलते हैं। मीन्स सबसे ज़्यादा जो हार्मोन होते हैं वो किस में निकलते हैं, पीयूष ग्रंथि में निकलते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अगला सवाल, अच्छा मैंने आपसे कहा था कि उसका जवाब मैं दूंगा, तो बिल्कुल जो सबसे बड़ा जो ऑर्गन है हमारी बॉडी का वो क्या होता है, स्किन, यानी कि त्वचा। आप में से उम्मीद है मुझे कि कई सारे स्टूडेंट्स ने इसका जवाब सही सोचा होगा या सही दिया होगा, तो बिल्कुल इसका सही जवाब होगा स्किन। ये भी एक ऑर्गन होती है, त्वचा भी एक अंग है जो सबसे बड़ा अंग होता है हमारी बॉडी का। इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है, तो देखो इंसुलिन भी हमारा एक हार्मोन होता है। इंसुलिन और ग्लूकागोन 2 तरह के हार्मोन होते हैं। अग्नाशय यानी कि पैंक्रियास से इसका स्राव होता है, जो शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, डाउन करता है। टमाटर पकने पर लाल क्यों हो जाता है, दोस्तों टमाटर पकने पर लाल क्यों हो जाता है, सही जवाब इसका याद रखेंगे लाइकोपिन के कारण, ठीक है ना। लाइकोपिन एक तरह का पिगमेंट होता है जिसके कारण ये लाल हो जाता है। मनुष्य के शरीर में सामान्यतः कितना जल पाया जाता है, तो याद रखेंगे 65 to 80% ये मनुष्य के शरीर में जल पाया जाता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान केल्विन में कितना होता है, तो इसका जवाब आप देखेंगे। वैसे अगर हम बात करें कि नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का, हम देखते हैं वो होता है कितना, 37 डिग्री सेल्सियस। अब अगर एक केल्विन में पूछ रहा है, अगर आप फॉर्मूला भूल गए हो तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये होता है K = C+273, है ना। तो यहाँ पर हम रख देंगे C की जगह, C कितना है 37 + 273, तो इसको हम जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 7 3 10 और 1 11 का 1 हासिल 1 और 2 और 1 3, यानी कि 310 केल्विन। तो बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा 310 केल्विन। केल्विन में इतना टेम्परेचर होता है। अच्छा अगर फ़ारेनहाइट में पूछा जाएगा तो ये अप्रॉक्सीमेटली आ जाता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है ना। हमारा जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है फ़ारेनहाइट में वो 98 होता है। जैसे हम कहते हैं ना कि हमें बुखार हो गया है, 99 है या 100 है, तो वो जो 100 जो पहुंचता है वो 98.6 से 100 पर पहुंचता है, 37 से 100 पर नहीं पहुंचता, उसमें तो आदमी मर जाएगा बिल्कुल। चलिए अगला सवाल, मनुष्य किस रोग में लाल और हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता है। मनुष्य किस रोग में लाल और हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता है, तो ये होता है कलर ब्लाइंडनेस, यानी कि रक्त वर्णांधता। ये याद रखेंगे इसका जवाब, रक्त वर्णांधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस। इसमें रेड और ग्रीन कलर की पहचान व्यक्ति को नहीं हो पाती है। रक्त दाब मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो याद रखेंगे स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या कहते हैं इसको, स्फिग्मो या स्फिग्मोमैनोमीटर। अच्छा एक छोटी सी बात और मैं बता दूं, नॉर्मल जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 120/80 मिलीमीटर ऑफ Hg। कितना होता है, 120/80 मिलीमीटर ऑफ Hg, ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है हमारा, ठीक है ना। चलिए अगर इससे ज़्यादा हो जाता है या इससे कम अगर हो जाता है तो हम कहते हैं हमें बीपी की प्रॉब्लम हो गई है। अगला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ये समझ लो जो एग्ज़ाम पेपर सेट करते हैं उनके लिए बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है ये, और आपको आना चाहिए बिल्कुल। विटामिन की खोज किसने की थी, विटामिन की खोज देखो रॉबर्ट हुक जो है उन्होंने तो सेल की खोज की थी, बाकी रॉबर्ट ब्राउन जो है उन्होंने न्यूक्लियस की खोज की थी। वेटिंग इनका मुझे थोड़ा आइडिया नहीं है, तो सही जवाब हो जाएगा इसका फंक, इन्होंने विटामिन की खोज की थी, ठीक है ना। पौधों में सौर ऊर्जा की प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं, तो याद रखेंगे फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है। किसी पौधे को अगर हम धूप में रख देते हैं या धूप के पास अगर रखते हैं तो वो उसकी तरफ मूवमेंट करना शुरू कर देता है, गति करना शुरू कर देता है, इसे हम क्या कहते हैं, फोटोट्रॉपिज्म, यानी प्रकाशानुवर्तन कहते हैं इसको हिंदी में, ठीक है ना। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो ये याद रखेंगे थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस को क्या कहा जाता है, वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। मेंडल ने अपने आनुवांशिक शोध के लिए किस पौधे का उपयोग किया था, दुनिया जानती है और आप भी जानते हो। मटर का पौधा मेंडल ने उपयोग किया था। इसने अपना एक्सपेरिमेंट करने के लिए 7 साल मटर के पौधे पर दिए। मटर का पौधा ही इसने क्यों चुना, क्योंकि इसमें 7 डिफरेंट टाइप के इसमें क्या थे, वेरिएशंस थे, डिफरेंट टाइप के प्लांट इसमें वेरिएशंस वाले प्लांट इसको मिल पाते थे, इसलिए इसने मटर के पौधे को चुना था। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है। अगेन दोस्तों ये भी क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर इसका है एसिटिलीन
या इसको हम इथाइन भी कहते हैं, ठीक है ना। ये गैस को मतलब फलों को पकाने के लिए एक तरह की क्या है, ये गैस है। फॉर्मूला होता है इसका C2H4, तो ये इथाइन नहीं होती, ये इथीन होती है, ठीक है, एसिटिलीन, यानी कि ये C2H4 इसका फॉर्मूला होता है फलों को पकाने के लिए, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा समय से पहले मार्केट में आम आ जाते हैं, है ना, और हमको उसको कहते हैं कि भाई ये मसाले से पके हुए आम हैं। तो वो जो मसाले से जो पकाए जाते हैं वो मसाला क्या होता है, एक्चुअली में कार्बाइड होता है, वो कैल्शियम कार्बाइड होता है, ठीक है ना। एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको, वो होता है कैल्शियम कार्बाइड CaC2, और उसी से रिएक्शन वगैरह करके क्या होती है, ये गैस बनती है एसिटिलीन, ठीक है ना। और इसी गैस को यूज़ किया जाता है फलों को पकाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो याद रखेंगे बी और सी। बी और सी जल में घुलते हैं, और बाकी जो 4 विटामिन बचे A, D, E, K, ये फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं, ठीक है ना। जल वाले हो गए BC, और A, D, E, K कौन से हो गए, फैट वाले हो गए, ठीक, याद रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मलेरिया रोग का संक्रमण किसके काटने से होता है? ये तो सब जानते हैं, मच्छर के काटने से होता है। सवाल यहाँ पर ये आएगा कि नर एनाफिलीज मच्छर है या मादा एनाफिलीज मच्छर है, तो जवाब हो जाएगा इसका मादा एनाफिलीज मच्छर। अगला सवाल, तंत्रिका तंत्र की इकाई को क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जब आ रहा है तो हम बात करेंगे यहाँ पर किसकी, न्यूरॉन की। न्यूरॉन हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। मैंने भी आपको यहाँ पर कितने सारे ऐसे क्वेश्चन बताए हैं, है ना। सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, त्वचा। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, लीवर। सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, न्यूरॉन। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, कान की स्टेपीज। वहीं अगर हम बात करें शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, जांघ की हड्डी, जिसको हम क्या कहते हैं, फीमर। दोस्तों यहाँ तक आपको वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट करके बताएं, और अगर कुछ किस तरह के क्वेश्चंस आप चाहते हैं वो भी मेरे को बिल्कुल कमेंट करके बताएं। आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ये भी मुझे बताएं ज़रूर, ताकि उस तरह की और वीडियोस आपके लिए लाई जा सके। किस विटामिन की कमी से मसूड़ों से खून निकलता है? तो देखो, मसूड़ों से अगर खून निकल रहा है तो आई थिंक विटामिन K ये होना चाहिए, सॉरी विटामिन C इसका आंसर है। विटामिन C की कमी से मसूड़ों से खून निकलता है, ठीक है ना। अगला सवाल आएगा, नेफ्रॉन यानी कि वृक्क किडनी की क्या कहलाता है? तो नेफ्रॉन जो होती है इसकी कार्यात्मक इकाई, ये किडनी का काम होता है ब्लड को फिल्टर करने का। तो जो ब्लड को फिल्टर जो करता है किडनी करती है, लेकिन किडनी के अंदर ऐसा कौन है जो ये काम करता है? तो वो कौन करता है? नेफ्रॉन, ठीक है ना। अगला सवाल, शरीर में उत्तकों का निर्माण किससे होता है? तो शरीर में जो हमारे टिश्यूज़ होते हैं, उत्तक होते हैं, उनका निर्माण किससे होता है? कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, वसा से, या विटामिन से? तो सही जवाब हो जाएगा इसका प्रोटीन। अगला सवाल, गाय का जो दूध का जो रंग है वो पीला किसके कारण होता है? देखो, मेलानिन एक लिखा हुआ है, मेलानिन जो होगा ना ये तो शायद रंग को काला करता है, जो हमारी त्वचा का रंग होता है। लाइकोपेन अभी हमने टमाटर में देखा, उसका रंग लाल हो जाता है लाइकोपेन के कारण। कैरोटीन भी, कैरोटीन जो होता है वो गाजर में होता है, और वो आंखों के लिए सही रहता है ना। कैसिन एक तरह का प्रोटीन होता है, इसके कारण दूध का रंग क्या होता है? पीला होता है। मेरे हिसाब से इसका आंसर ये होना चाहिए, बाकी इसमें कैरोटीन दिया हुआ है। एक बार कन्फर्म इसको करना पड़ेगा। अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप बिल्कुल कमेंट करके बताएं। कैसिन वैसे होना चाहिए इसका जवाब। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन रक्त में किसे नियंत्रित करता है? अभी देखो ऊपर हमने पढ़ा था, इंसुलिन ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, या वसा की मात्रा को कंट्रोल करता है, या शर्करा, शर्करा मतलब शुगर, या उसकी मात्रा को कंट्रोल करता है, या प्रोटीन संश्लेषण? तो सब जानते हैं इसका जवाब क्या होगा, शर्करा यानी कि शुगर की मात्रा को। देखो, जो शुगर के पेशेंट होते हैं उनको इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, इसको इससे याद रखेंगे, ठीक है ना। अच्छा, क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सी धातु पाई जाती है? ये क्वेश्चन ऐसा है जो बिल्कुल हाई लेवल वाले एग्जाम होते हैं ना, उनमें ज़्यादातर पूछा जाता है। तो क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम। कौन सी धातु पाई जाती है क्लोरोफिल के केंद्र में? मैग्नीशियम, ये याद रखेंगे। अच्छा, परमाणु के नाभिक में क्या होता है? परमाणु के नाभिक में देखो भाई, आपको पता होगा वैसे ज़्यादातर स्टूडेंट्स को, ये हमारा परमाणु होता है। परमाणु का एक केंद्र है जिसको हम नाभिक कहते हैं, और उसके आसपास बहुत सारे क्या बने हुए होते हैं? शेल्स बने हुए होते हैं, कोश बने हुए होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होते हैं? रिवॉल्व कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं। तो ये तो हो गए भाई कौन? इलेक्ट्रॉन। अब ये जो नाभिक है, नाभिक में कौन होता है? तो याद रखेंगे प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम चलेंगे।
वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? शायद यह बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। ऑक्सीजन हम जानते हैं 21% होती है। कार्बन डाइऑक्साइड तो कुछ 0.001% होती है। नाइट्रोजन हम जानते हैं 78% होती है। और आर्गन भी 0.02 समथिंग परसेंटेज में होती है। तो सबसे ज़्यादा अगर पूछी जाएगी तो कौन होगी हमारी? वो नाइट्रोजन 78%। ठीक है। अगला सवाल आएगा, एलपीजी यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक क्या है? एलपीजी किससे बनी होती है? मीथेन व इथेन, हाइड्रोजन व सीओ, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन और ऑक्सीजन व हीलियम। तो सही जवाब इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, नॉर्मल ब्यूटेन व आइसोब्यूटेन से मिलकर क्या होती है हमारी ये एलपीजी गैस बनी होती है। अच्छा, यहाँ पर एक मैं चीज़ आपसे पूछूंगा। आपने देखा होगा घर में जो हमारे गैस सिलेंडर लगा होता है, एलपीजी गैस जो होती है उसमें स्मेल आती है ना। सवाल ये है कि ये जो इसके अंदर एलपीजी जो गैस जो होती है, इसकी स्मेल जो आती है, आप ये बताएं ये किसकी वजह से आती है? इसके अंदर पता है कुछ मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? तो मैं आपको बता देता हूँ। ये मिलाया जाता है, याद रख लो, इसको पूछा जा सकता है किसी पेपर में, इथाइल मरकैप्टन। स्पेलिंग एक बार हो सकता है गलत हो सकती है, पर नाम यही होता है, इथाइल मरकैप्टन। ठीक है, इथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है, उसी की स्मेल हमें ये आती है, जो गैस जो होती है। अच्छा, ठोस CO2 को हम क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ। सब जानते हैं ठोस CO2 मतलब शुष्क बर्फ। अगला सवाल, सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो सबसे कठोर धातु कौन सी होती है दोस्तों? प्लेटिनम। कठोर धातु सबसे प्लेटिनम होती है। आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण आता है? ये थोड़ा सा याद रखने वाला है, बेरियम। सोडियम का शायद पीला रंग होता है मेरे ख्याल, ठीक है ना। पोटेशियम का बैंगनी रंग होता है, जहाँ तक है एक बार देखना पड़ेगा ये भी। दिया सलाई यानी कि माचिस में कौन सा फॉस्फोरस लेपित होता है? ठीक है, जो माचिस की तीली होती है उसके ऊपर आप देखोगे रेड रेड सा होता है ना, तो वो कौन सा फॉस्फोरस हो गया? ऑब्वियस ही बात है, लाल फॉस्फोरस होता है, रेड फॉस्फोरस होता है वो, इसलिए वो जरा सा रगड़ने पर ही तुरंत क्या होता है? जल जाता है, तो रेड फॉस्फोरस होता है वो। ठीक। अगला सवाल आएगा, फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम थायोसल्फेट। तो सही जवाब हो जाएगा इसका सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाएगा किसमें? फोटोग्राफी में, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। हंसाने वाली गैस कौन सी होती है? हंसाने वाली गैस होती है नाइट्रस ऑक्साइड। इसका फॉर्मूला होता है क्या? N2O, याद रखेंगे। ना, हंसाने वाली गैस, लाफिंग गैस इसको कहते हैं। हंसाने वाली गैस नाम से आएगा या लाफिंग गैस के नाम से आएगा? अगर किसी को सुंघा दी जाए वो हंसता रहता है, कंट्रोल नहीं कर पाता। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CO2। और सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? SO2। ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन आएगा, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना मतलब 24 कैरेट का गोल्ड यहाँ पर होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? तो दोस्तों आपको बताना है कि शुद्ध जल का pH मान कितना होता है। तो सही जवाब इसका हम देखेंगे यहाँ पर